हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूँ अभ्युदय और आप देख रहे हैं धुआंधार लगातार सीरीज। आप सभी को एमएससी डिजिटल क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक की श्रृंखला को लेकर चले हैं और सीटेट के विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक कर व्याख्या करेंगे। आज का जो ये सेशन है ये 1 to 5 पेपर 1 में 21 फरवरी 2016 को पूछा गया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के पहला पार्ट 15 क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद बचे हुए 15 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय को बिताए हुए हम सेशन को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या करा है। पहला कि एक्स के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। कह बच्चे क्या है, ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे ज्ञान निर्माता होते हैं और वह वैज्ञानिक है। फ्यूचर में चलकर वो सिद्धांतों को क्या करते हैं, रचना करते हैं। इन बातों को कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे। तो आपको जैसे कि पता हो कि पियाजे महोदय ने बताया है कि एक बालक जो होता है वह न सिर्फ अपने अनुभवों पर निर्भर रहता है वह बल्कि परिपक्वता स्तर के आपस में अंतःक्रिया करने से उसमें नए सिद्धांतों की खोज करने की योग्यता पाई जाती है। तो यह सिद्धांत देने वाले जीन पियाजे महोदय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। दोस्तों आप लगातार सभी प्रश्नों को देख लेंगे ना, जितने भी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे विश्वास है कि आपका रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को शिक्षक के अनुगमन और अनुकरण के लिए कहना, इसमें शिक्षक क्रिया कर रहा है, बच्चे कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष हम तभी बोलेंगे जब उसमें बालक मुख्य केंद्र में रहता हो। ये बालक की इच्छा के अनुकूल उनको हम फैसिलिटी प्रदान करते हैं, तो वह बाल केंद्रित शिक्षा होता है। इसमें बालकों को सीखने का महत्व दिया जाता है। यह बाल केंद्रित कक्षा कक्ष का विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना ये गलत जवाब होगा इसका। तो चलिए इस सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है उसे जरा आप देखेंगे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु यह एक डैश नमूने के अनुगमन करती है। जैसा कि आप जानते हैं इस संसार पे जितने भी व्यक्ति हैं वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। किंतु वे सभी आपस में क्या ऐसा चीज है जो एक समान दिखता है?
एड़ी से चोटी तक अनुगमन एक समान रूप में होता है, या अव्यवस्थित एक समान अनुगमन होता है, अप्रत्याशित या क्रम और व्यवस्थित रूप में अनुगमन करता है सभी को समान रूप से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है कि विकास का दर सभी व्यक्तियों में अपनी-अपनी वंशानुक्रम, वातावरण के प्रभावों के कारण विभिन्नता पाई जाती है, परंतु जितने भी व्यक्ति हैं, वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से ही वह आगे की ओर बढ़ता है। अगर हमारे भारतवासियों की अगर पहले सिर की विकास होती है, तो अमेरिकन का भी पहले सिर का ही विकास होगा। उसके बाद धड़ का विकास होगा, उसके बाद हाथ का विकास होगा। इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीकाओं से एकदम व्यवस्थित ढंग से विकास होता है। अतः हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए क्या कहना आपके लिए बेहतर होगा? विकास जन्म के साथ प्रभाव होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और उसी अवस्था में समाप्त हो जाता है। विकास के लिए यह कहना कदापि सही नहीं है। विकास तो निरंतर जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन, विकास एकल आयामी है। विकास एकल नहीं है, वह बहुआयामी है। विकास केवल एक पक्षों में नहीं देखा जाता है, उसे विभिन्न भागों में देखा जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष में देखा जाता है, शारीरिक पक्ष में देखा जाता है, संवेगात्मक पक्ष में देखा जाता है, सांस्कृतिक पक्ष में देखा जाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विकास केवल एक आयामी न होकर यह बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, बिल्कुल गलत जवाब। हम जानते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को इन सभी समस्याओं का एक-एक करके हल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो निश्चित तरह से आप इस सीटेट एग्जाम 2022 में दिसंबर माह में जो होने वाली है, आप निश्चित तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बस आपको केवल पूरे क्वेश्चन बैंक को जितने मैं वीडियो दे रहा हूं, उन सभी को आप देखिए और 100% है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आप में वो शक्ति डेवलपमेंट होगा, जो आप में वो शक्ति डेवलपमेंट हो जाएगा कि घुमाए जाने वाले प्रश्नों को भी आप बहुत ही आसानी पूर्वक जवाब दे सकते हैं। चलिए सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? अब कहा जा रहा है कि हम आपसे भिन्न हैं, आप और आप अपने चाचा से भिन्न हैं। ये आखिर भिन्नता आपस में क्यों दिखता है? इसका कारण पूछा जा रहा है। क्या वह भिन्नता वातावरण के प्रभाव के कारण है? ऐसा कहना सही होगा। या सेकंड ऑप्शन, जन्मजात की विशेषताओं के कारण व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, या फिर वंशक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ऐसा होता है, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने का कारण होता है। व्यक्तियों में भिन्नता तो ये कारण है,
कि एक व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है, लेकिन एक वुडवर्थ महोदय जो थे, उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो भिन्नताएं होती है, व्यक्तियों का जो विकास होता है, वह वातावरण एवं वंशानुक्रम के आपस में गुणनफल है। वंशक्रम और वातावरण के आधार पर ही व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती है। अगर केवल हम माता पिता के जीनों को लेकर अगर बात करें, तो इसका अर्थ तो यह हो जाएगा कि आप और आपका अपना सहोदर भाई एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तो आप दोनों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप दोनों में भिन्नता है, क्योंकि वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि व्यक्तियों की भिन्नता वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेशन का देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक्स भूमिका निभाता है। कह रहा है बच्चे का समाजीकरण जो होता है, बच्चों में समाजीकरण की सोच जो डेवलपमेंट होता है, वह परिवार किस रूप में भूमिका निभाता है? परिवार का बच्चों के समाजीकरण में कम महत्वपूर्ण है। परिवार रोमांचकारी रूप से समाजीकरण को प्रभावित करता है बच्चों में, या मुख्य रूप से या गौण रूप से। तो आपको पता हो कि बालकों का समाजीकरण का जो प्रारंभ होता है, वह उसके अपने परिवार से होता है। बालक जो शिशु है, वह सबसे पहले अपने माता पिता से अंतःक्रिया करते हैं, माता पिता को पहचानते हैं, फिर उसके बाद भाई बहन से, चाचा चाची से आदि लोगों से, पहले पारिवारिक सदस्यों से पहचान करते हैं और समाजीकरण की पाठ पढ़ते हैं। उसके बाद वह अपने आस पड़ोस से, फिर विद्यालय से, इस प्रकार उसमें समाजीकरण का विकास होता है। अतः बच्चों का समाजीकरण में परिवार का जो भूमिका है, वह मुख्य माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो चलिए सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी तक 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान का जोड़ा आपको पता करना है इसमें। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ जटिल टाइप का है। आप इस प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके अगर हल करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल खेलते हैं। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। पूर्व संज्ञानात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार रखता है। अब इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग दीजिए, कौन सा राइट जवाब होगा? मैं आपको हिंट्स के लिए मैं बता दे रहा हूं इसका आयु काल। तब तक शैशवावस्था पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक का होता है और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 तक का होता है, 15 या 16 वर्ष तक का। अब इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए।
कह रहा है कि शैशव अवस्था, पहले ऑप्शन को हम कट करते हैं। जो 0 से 2 वर्ष तक का बालक है, क्या वह गणित के प्रश्नों को हल करने में और अनुमान लगाने में सक्षम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 0 से 2 वर्ष की शैशव अवस्था का बालक है, वो कैसे गणित की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है? गलत जवाब। जो 2 से 7 वर्ष की बच्चा है, उसको आप फार्मूला आधारित सिखा रहे हो कोई कार्य। ये बालकों में सिद्धांत पर आधारित आप कोई भी चीज सिखा रहे हो। ये बालक में इतनी मानसिक योग्यता डेवलपमेंट नहीं हो रखी है कि वह सिद्धांतों को अनुपालन करना प्रारंभ कर दे। तो इस क्वेश्चन का ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, 11 से 15 वर्ष के बच्चे, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो 11 से 15 वर्ष का है, वह कह रहा है अनुकरण करना प्रारंभ किया है। वो दूसरों को देख करके वो सीखना प्रारंभ किया है। क्या 11 वर्ष में जाके ऐसे बच्चे सीखते हैं? दूसरों को देखकर अनुकरण करना, सीखने के लिए कर नहीं ना। वो पहले से ही कल्पना करना और अनुकरण करना सीख जाते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं, उसी समय से अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। और अब देखिए 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं, आप अपने टोले मोहल्ले में देखिए कि क्या 10 वर्ष के बच्चे कौवा में और कबूतर में वर्गीकरण नहीं कर पाएगा? कुत्तों और बिल्ली को आपस में अलग-अलग नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर लेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, यदि समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, चूंकि हम आपको पूछे गए विगत वर्षों में सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या कह रही है बच्ची? कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाती है। वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है? कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है? बताइए। प्रतीकात्मक विचार, कार्य कारण विचार, अहम केंद्रित विचार या विपर्यय चिंतन। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कपड़ा धूप में जल्दी सूख जाता है। भाई धूप में जल्दी क्यों सूखता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? उष्मा। प्रकाश में क्या होता है? उष्मा। और उस उष्मा के कारण कपड़ा क्या सूखता है? जल्दी सूखता है। कपड़ा जल्दी सूखता है। अतः हम देखते हैं कि किसी चीज की होने के परिणाम के पीछे हम कारण दे रहे हैं, कोई कार्य होने के प्रति हम कारण दे रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मजे आ रहा होगा दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप सब जरूर इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे और इस श्रृंखला को लगातार आगे की ओर बढ़ाते जाना है। हम सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से एक्स में भिन्न होता है बजाय वाई के। पियाजे बताते हैं कि बच्चों में जो चिंतन होता है ना, वयस्क से एक्स में भिन्न होता है वाई के बजाय में। तो पियाजे महोदय बताते हैं कि बच्चों के अंदर में चिंतन जो होता है वह प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय। आपको पता हो कि बालकों के अंदर में जो सोचने की क्षमता है वह 3.5 वर्ष में
50% को कवर कर लेता है। उसे जो बनना होता है वो अपनी मानसिक योग्यता को 50% वृद्धि कर लेता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चिंतन वयस्कों से अलग होता है और मात्रा में समानताएं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेशन का 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अब प्रारंभिक लेवल पर आप दिए गए ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन सहायता का मानेंगे प्रारंभिक स्तर पर? आधारभूत सहायता, पहला ऑप्शन अनुबोधन और संकेत देंगे, उन्हें अवबोधन कराएंगे और संकेत देंगे और नाजुक परिस्थितियों में प्रश्न पूछेंगे, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए लंबे लंबे भाषण देंगे। भाई प्रेरित करने के लिए लंबे लंबे भाषण की यहाँ पे जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी निगेटिव सेंस है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देंगे। उपहार देना आधारभूत सहायता नहीं है। आधारभूत सहायता हम तब मानेंगे जब छात्रों को सीखने के लिए उसे क्या मिलता हो? प्रोत्साहन मिलता हो, उसको क्या मिलता हो? मार्ग मिलता हो, तो हम कहेंगे वह आधारभूत सहायता है। आधारभूत सहायता हम तब कहेंगे जब छात्र सीखने के लिए क्या होता हो? प्रेरित होता हो, तो हम आधारभूत सहायता कहेंगे। आधारभूत सहायता कब कहेंगे? जब बालकों में हम उसे अनुबोधन कराएंगे, समय समय पर संकेत देंगे और ऐसी परिस्थितियां आएगी तो हम उनसे कुछ प्रश्न भी करेंगे, तो हम आधारभूत सहायता का यह विशेषता है। इस आधार पे इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो सेशन का देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? वाइगॉत्स्की के अनुसार आ गया जानदार सवाल। जानदार क्या बोले तो क्वेश्चन नंबर 11 वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा तब नहीं। वाइगॉत्स्की का ऐसा नहीं कहना था। वाइगॉत्स्की के बारे में आपको जरा सा पता हो कि वाइगॉत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का दिया था सिद्धांत। उनका कहना था कि बच्चे आपस में सीखते हैं, वो जब वयस्कों के साथ होंगे, समवयस्कों के साथ होंगे, परस्पर अनुक्रिया करेंगे, तो एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरों व्यक्ति से और दूसरा व्यक्ति का ज्ञान अपने आप को आपस में सीखने के लेकर प्रेरित करता है और बेहतर सीखना होता है। लंबे समय तक वह सीखा हुआ चीज हमें स्मरण रहता है। और वाइगॉत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण की बात किया है। पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे के सामने परस्पर रहकर सीखने की बात किया है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेशन का देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है। कोहल वर्ग के अनुसार क्या प्रस्तुत किया गया है? जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक है, जबकि कोहल वर्ग नैतिक विकास के चरण का जनक है। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अपने सिद्धांतों में इन्होंने कुल 3 चरण माना है। इन्होंने कुल कितने चरण माना है? 3 चरण माना है।
और सभी चरण में कितने अवस्था माना है? 2 अवस्था, अर्थात कोहल वर्ग के नैतिक विकास में 3 चरण 6 अवस्थाएं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेते हैं सेशन का अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 30 नंबर कह रहा है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? बताइए आप लोग। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुसार करने की योग्यता है, अनुकरण करने की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है। राइट जवाब आप लोग फटाफट दीजिए कि बुद्धि है। बुद्धि क्या है? तो आपको एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुने होंगे और उनका नाम है वेसलर। और वेसलर क्या बताते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय है। यह क्या है? सार्वजनिक क्षमता है। वेसलर का कथन था कि बुद्धि एक क्या है? समुच्चय है या फिर सार्वजनिक क्षमता है। तो समुच्चय का होना यहाँ पे बुद्धि के साथ दर्शाया जा रहा है वेसलर का, अर्थात सामर्थ्यों का एक समुच्चय ही बुद्धि है। यह किसने कहा है? तो वेसलर ने कहा है। और एक और देखेंगे बहुबुद्धि का भी सिद्धांत, तो उसमें भी बताया गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में कि यह क्या है? एक बहुत से बुद्धि के द्वारा यह किसी भी कार्य को करने की क्या है? समुच्चय है, क्षमता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक अकेला या जातीय विचार नहीं है। ये दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता नहीं है, एक विशिष्ट योग्यता है। बिल्कुल गलत जवाब। चलते सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का कौन सा काल है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन एक्स काल है। मतलब कौन सी अवस्था में भाषा बहुत ही बेहतर ढंग से सीखता है? प्रारंभिक बचपन के लिए वह कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब दीजिए कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। तो आपको पता हो कि जो बच्चे होते हैं शिशु अवस्था, वह अपने परिवार के अंदर में रह करके बहुत सी भाषाओं को वह सीख लेते हैं। वह उस अवस्था में बिल्कुल अति संवेदनशील अवस्था में, अति संवेदनशील रूप में रह करके वह सभी चीजों को सीखने का कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अति संवेदनशील। कम महत्वपूर्ण तो कहना बिल्कुल गलत होगा। निरपेक्ष, निरपेक्ष भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं और सेशन का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है जरा उसे देखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि लंबे प्रश्न को देख करके उसे कोशिश ही नहीं करते हैं बनाने का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्सर लंबे जो प्रश्न होते हैं उसका आंसर देना बहुत आसान होता है। केवल पढ़ने के लिए इतने बड़े सा दिखता है, डराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या कर रहा है। कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन के लिए अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलग थलग करना निगेटिव सेंस नहीं चलता है। अतः इस क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन गलत होगा।
सेकंड ऑप्शन, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। यह भी कहना गलत होगा समावेशन के या फिर किसी भी रूप में कि कोई बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है। 2 ऑप्शन गलत हो चुका है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन का क्या कहना है? अगला नंबर ऑप्शन देखिए, यह एक दर्शन है विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। ये कहना बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने आप में मानने लगेंगे कि हम विशेष है, अन्यों से अलग है, हमारे अंदर में विशिष्टता है, तो उस बालकों में एक अलग सी गलत धारणाएं विकसित हो जाएगी। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 भी राइट जवाब नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले समावेशन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, समावेशन का अर्थ होता है मिला लेना। मिला लेना, जैसे कि आपको कई बार आपस में दोस्तों के बीच में अपने समूह से बाहर अगर कोई है तो उसे अपने समूह में क्या करते हैं, मिला लेते हैं, समावेशन कर लेते हैं। समावेशन शिक्षा क्या होता है? तो नियमित विद्यालय में कोई भी बालक हो, साधारण बालक हो या फिर विशिष्ट बालक हो, उन सभी को एक साथ पढ़ाने की प्रणाली जो है वह समावेशन है। नियमित विद्यालय में विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, उससे कोई फर्क नहीं है। सभी को समान नजर से देखते हुए आपस में पढ़ाने की जो प्रणाली होता है उसे समावेशन कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।